टॉर्क में हमने बॉडी की रोटेशन पढ़ी है, एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही थी और उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी। जैसे हमारा ये केस था, यहाँ पर स्पैनर है और इस स्पैनर के एंड पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस फोर्स के अप्लाई करने की वजह से स्पैनर रोटेट कर रहा है। इसको हमने टॉर्क कहा था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। लेकिन कुछ स्पैनर आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जिसके दो एंड्स पे फोर्स अप्लाई की जा सकती है। हम इस एंड से डाउनवर्ड या अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह इसके दूसरे एंड से भी अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और दोनों फोर्सेस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होंगी। या ऐसे ही आप एग्जांपल ले लें गाड़ी के स्टीयरिंग की, कि उसमें अगर हमारा एक हैंड जो है वो स्टीयरिंग को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है तो दूसरा हैंड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको पुल कर रहा होगा। ये दोनों फोर्सेस हैं, एक पुश है और दूसरा पुल है, एक अपवर्ड है दूसरी डाउनवर्ड है। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं और इसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि ये फोर्सेस एक ही लाइन में एक्ट नहीं कर रही, इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इस पुश फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है और पुल फोर्स की भी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। अगर दो ऑपोजिट फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो वो बॉडी के ऊपर अप्लाई हों तो बॉडी जो रोटेट करती है उसकी वजह से जो उस बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है उस टॉर्क को हम कपल कहते हैं। अ कपल इज फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस हैं, अनलाइक हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। कपल कब फॉर्म होगा? बिकॉज ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन। तीन कंडीशंस हैं, अनलाइक पैरेलल हो, एक दूसरे के ऑपोजिट हो। सेकंड कंडीशन, सेम मैग्नीट्यूड हो, अगर ये 100 न्यूटन की फोर्स है तो ये भी 100 न्यूटन की फोर्स हो। और थर्ड कंडीशन है बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन, एक ही लाइन में ये एक्ट ना कर रही हो। ऐसा ना हो ये पुल की फोर्स जो है इसी पुश के नीचे आ जाए, तो वो अगर इक्वल होंगी तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। या अगर इक्वल नहीं होंगी तो बॉडी उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ट्रांसलेट कर जाएगी जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स ज़्यादा होगी या जो डायरेक्शन नेट फोर्स की होगी। तो तीन कंडीशंस के साथ हमारा कपल फॉर्म होगा। इसी तरह स्टीयरिंग पे फोर्स अप्लाई हो रही है और इस स्पैनर पे, जो गाड़ी का व्हील ओपन करने के लिए हम स्पैनर यूज़ करते हैं, उसके दोनों एंड्स पे हम फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या है कि जब हमारी फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारा टॉर्क इंक्रीज़ हो जाएगा। टॉर्क इंक्रीज़ होने का मतलब ये है टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो गया। टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि हमारे जो हमने चीज़ ओपन या क्लोज़ करनी थी, जो हमारा डिज़ायर्ड पर्पज़ था, वो हमारे लिए ईजी हो गया। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट से, एक ही टूल से हमने डबल टॉर्क प्रोड्यूस करा लिया जस्ट बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, जस्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। अब इस टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसी एग्जांपल को अगर ले लें, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो मिड से पास हो रहा है। एक फोर्स F अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और दूसरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज़ अ काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क। और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क क्या करता है? नट को ओपन करता है। तो इस टाइम पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, इससे हमारी इस व्हीकल का जो टायर है इसका नट ओपन हो जाएगा, इस व्हील का नट ओपन होगा। अब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम मैग्नीट्यूड है इनका, इसलिए F ही दोनों के साथ लिखा गया, F1 या F2 नहीं लिखा गया। दो फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं। अगर हम इस एक फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना चाहें तो इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन तक है, तो वो OA है। तो इस फोर्स का टॉर्क होगा F इंटू OA। इसी तरह ये जो सेकंड फोर्स F है, इसका टॉर्क कैलकुलेट करना चाहें तो इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें इसकी मूवमेंट आर्म से, वो OB है। तो इस फोर्स का टॉर्क होगा F इंटू OB। तो हमारे पास टोटल टॉर्क कितना हुआ?
F मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म OA, और जो दूसरा टॉर्क है F मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म OB। इन दोनों टॉर्क को हम सम कर दें तो हमारे पास टोटल टॉर्क आ जाएगा, वो हमारे पास कपल की फॉर्म में होगा। F यहाँ पे कॉमन है, F कॉमन ले लें, हमारे पास अंदर क्या टर्म बची है OA प्लस OB, OA प्लस OB। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, A से लेके B तक का जो टोटल डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू OA प्लस OB। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं F इंटू OA प्लस OB की जगह AB लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी एक फोर्स को उन दो फोर्सेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास कपल आ जाएगा। Equation 4.8 gives the torque produced by a couple of forces F and F separated by distance AB। इन दो फोर्सेस F फोर्स और दूसरी भी F फोर्स है जो AB के डिस्टेंस पे सेपरेट हैं, इनकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो कपल प्रोड्यूस हो रहा है, वो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। द टॉर्क ऑफ अ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस। ये इस कपल का टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ले लें किस चीज़ का, वन ऑफ द टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस सेम हैं तो उसमें से किसी भी एक फोर्स को ले लें। ये एक फोर्स हमने ले ली, फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों फोर्सेस के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे दोनों फोर्सेस के दरमियान में टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB था, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट द कपल। इट मीन्स के एक फोर्स से हम टॉर्क प्रोड्यूस कराएं और उसी तरह की दो फोर्सेस से कपल प्रोड्यूस कराएं तो हमारे पास कपल की वैल्यू डबल होगी, उस टॉर्क की, सिंगल टॉर्क की वैल्यू कम होगी क्योंकि हमारी फोर्स डबल हो गई है। कपल कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट वेज देखेंगे। जैसे हमारे पास ये एक रॉड है और उसके दो एंड्स पर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक फोर्स है F और दूसरी फोर्स भी F है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और लेट्स इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके बिल्कुल मिड में तकरीबन इस जगह पे करके है, और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है इट इज़, इस सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट कर दें, ये हमारा पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो जिस टाइम पे हमने कपल कैलकुलेट करना है, एक मेथड तो भी हमने डिस्कस की है कि फोर्स पहले सेपरेट टॉर्क कैलकुलेट करें, टोटल टॉर्क कितना है इसका, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, मोमेंट आर्म से, इसी तरह जो सेकंड फोर्स है F उसको मल्टीप्लाई कर दें उसके रिस्पेक्टिव मोमेंट आर्म से। यहाँ पर F हमारे पास कॉमन है, वी विल गेट OA प्लस OB, और इस फिगर से हमें नज़र आ रहा है कि A से O तक की लेंथ और O से B तक की लेंथ, इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी AB। सो फोर्स को हम मल्टीप्लाई करा दें, उनके दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमारे पास कपल आ जाएगी, कपल की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट F इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन, ये F भी 10 न्यूटन होगी, और हमारे पास ये लेंथ 2 मीटर है और ये सेकंड लेंथ भी 2 मीटर है। अब हम इसका टॉर्क अगर कैलकुलेट करना चाहें तो किसी भी एक फोर्स को ले लें, कपल कैलकुलेट करना चाहें, कपल विल बी इक्वल टू फोर्स 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय, पहले सेपरेट लेके देख लें कि रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। 10 को मल्टीप्लाई करा दें इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इस 10 फोर्स को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक मल्टीप्लाई करा दें मोमेंट आर्म से, इट विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 20 प्लस 20 इज़ 40 न्यूटन मीटर। सेकंड वे क्या है कि हम एक फोर्स ले लें, कपल विल बी इक्वल टू वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय
देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इट इज़ 2 + 2 4, 10 को मल्टीप्लाई करा दें 4 से, इट विल बी 40 न्यूटन मीटर। सेकेंड वे क्या है आप देख सकते हैं, अगर हम एक टॉर्क कैलकुलेट कर लें, अगर हम कैलकुलेट करें टॉर्क किसी भी एक फोर्स का, इट विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। तो जब हमने कैलकुलेट करना है कपल दो फोर्सेस की वजह से होता है, सेम फोर्सेस होती हैं, तो जस्ट अगर आप इस टॉर्क को 2 से भी मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास कपल की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 20, सो इट विल बी इक्वल टू 40 न्यूटन मीटर। किसी भी वे से हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, लेकिन हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसमें हम इस फार्मूले को स्टैंडर्ड रखेंगे कि हम फोर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, देन वी विल गेट द कपल प्रोड्यूस्ड बाय द टॉर्क। वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.6, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। एक कार है, उसका स्टीयरिंग उसके स्टीयरिंग का रेडियस है 16 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, इट इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। वो टॉर्क कैलकुलेट करना है जिसकी वजह से कपल प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से? 50 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट की है, उसकी वजह से कपल वाला टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। तो हमें पता है कि फोर्स स्टीयरिंग पे किस तरफ एक्सर्ट होगी, और कपल का भी कह दिए दो फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं, यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी और इसी के ऑपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी, और इसकी वैल्यू हमें दे दी है, इट इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन एंड इट इज़ ऑल्सो 10 न्यूटन। रेडियस हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। एज वी नो कपल इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यूज़ अगर देना चाहें, इसका जो टोटल डिस्टेंस है, दिस इज़ आवर सेंटर O, दिस इज़ पॉइंट A एंड दिस इज़ पॉइंट B। कपल इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय AB डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल का ये AB डिस्टेंस डायामीटर होगा, सो हेयर F विल बी मल्टीप्लाइड विद द डायामीटर ऑफ दिस सर्कल। और डायामीटर क्या होता है? रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करा दें, वी गेट द डायामीटर, सो F विल बी मल्टीप्लाइड विद 2R। so by putting values we get F is 50 Newton multiply by 2 multiply by R is 16 centimeter, ये 16 centimeter है, we will write in form of meter, 0.16 meter, 0.16. So when you multiply you will get couple is equal to 16 Newton meter. So the torque produced by a couple of 50 Newton is 16 Newton meter. हमने फोर्स को मल्टीप्लाई करा दिया है उनके जो मिड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, उन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उस डिस्टेंस से, और यहाँ पे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सर्कल के डायमीटर के इक्वल था। We have another problem related to the torque, और ये हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, इसी से सिमिलर एग्जांपल हम एक दफ़ा पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। A block of mass 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar. एक यूनिफॉर्म बार है और इसके एक एंड पे, ये लेट्स इसका सेंटर यहाँ पे है, और इसके एक एंड पे a block of mass 10 kg is suspended at a distance of 10 centimeter from the center of a uniform bar. 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ब्लॉक सस्पेंड किया हुआ है जिसका मास है
10 kg और ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर और ये बार टोटल जो है ये 1 मीटर लॉन्ग है। दिस टोटल बार की जो टोटल लेंथ है L इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर L इज इक्वल टू 1 मीटर। What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? इस बार के दूसरे एंड पे हम कितनी फोर्स एक्सर्ट करें कि ये बार जो है बैलेंस हो जाए। जब हमने 10 kg का मैस 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैंग कर दिए तो उस टाइम पे ये अनबैलेंस्ड हो गया, ये बार, ये यूनिफॉर्म रॉड जो था ये अनबैलेंस हो गया। हम दूसरे एंड पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करें, यानी कि कितने मैस का ब्लॉक यहाँ पे सस्पेंड करें तो ये दोबारा बैलेंस कंडीशन में चला जाए। हमने उस ब्लॉक का वेट फाइंड आउट करना है इन सिंपल वे। कैन एनीवन टेल कि हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड? दो ब्लॉक्स अगर इस हम रॉड के साथ सस्पेंड कर देंगे तो राइट साइड पे जो ब्लॉक है इसकी वजह से टॉर्क अगर प्रोड्यूस होता है, उसकी कोई वैल्यू हो, लेट इट इज़ T1, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो अगर दूसरे एंड पे हम एक और ब्लॉक सस्पेंड करते हैं उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इट विल बी T2। और हमें यहाँ पे क्या बताया गया, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस, हमने बैलेंस करना है। ये जो फोर्स आएगी ये बैलेंस कब, फोर्स की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जिससे रॉड बैलेंस हो जाए। तो जब बैलेंस कंडीशन में कोई रॉड हो, कोई भी बॉडी हो, तो उसका टॉर्क इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए यहाँ पे दूसरी साइड पे जो फोर्स है या वेट है या ब्लॉक का मैस है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। इस साइड को मैं 1 कह रहा हूँ और इस साइड की जो वैल्यूज़ हैं उसको मैं 2 कहूँगा। अब ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg, M1 इज इक्वल टू 10 kg सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस, ये लेंथ 1 है, इट इज़ 20 सेंटीमीटर from the center of a uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at center of gravity? ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस पे ये बैलेंस करने के लिए कितनी फोर्स हम दूसरे एंड पे अप्लाई करें। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड फोर्स F2 और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट इज़ 50 सेंटीमीटर। ये कैसे पता चला है 50 सेंटीमीटर है? क्योंकि 1 मीटर लॉन्ग बार है और इसके जो दूसरा मैस है सस्पेंड किया हुआ, इसके बारे में हमें बता दिए। वेयर इज दैट? व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। दूसरे एंड पे, बार के दूसरे एंड पे हम कितनी फोर्स एक्सर्ट करें। दूसरा एंड पे पहुंचने के लिए सेंटर से एंड पे जाए तो हमारे पास टोटल में से हाफ आप माइनस कर दें तो 50 सेंटीमीटर बचे। इट्स नॉट 50 सेंटीमीटर, इट इज़ 0.5 मीटर, क्योंकि 1 मीटर की बार है। इट इज़ 0.5 मीटर। सो बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। टॉर्क 1 इज F1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू टॉर्क 2 इज F2 मल्टीप्लाई बाय L2 और ये हमारे पास L2 है 0.5 मीटर। वी हैव टू फाइंड F2 फ्रॉम हेयर। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं F2 विल बी इक्वल टू F1 L1 डिवाइडेड बाय L2। F1 इज, अब F1 फोर्स कितनी है, इस ब्लॉक की फोर्स कितनी है ये हमें पता है। हम मैस और वेट के रिलेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि W ये फोर्स वेट के इक्वल होगी, इस ब्लॉक की जो फोर्स है वो उसके वेट के इक्वल होगी, एंड W इज इक्वल टू mg। सो F1 विल बी इक्वल टू m1g मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय L2। m1 इज 10 kg multiply by 10
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन L1 इज़ 20 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर दें, इट इज़ 0.2 मीटर एंड इट इज़ ऑलरेडी 0.5 मीटर। और जो पहले हम 50 सेंटीमीटर लिख रहे थे वो भी करेक्ट था, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होते हैं, दैट वाज आल्सो करेक्ट। सो L1 इज़ 0.2 divided by L2 0.5. When you multiply you will and divide, you will get F2 is 2040 divided by 2, it is 40 Newton. फोर्टी न्यूटन की फोर्स हम दूसरे एंड पर अप्लाई करें तो ये ब्लॉक, ये रॉड जो है बैलेंस हो जाएगा। 40 न्यूटन का क्या मतलब है कि अगर हम मास कैलकुलेट करना चाहें, m इज़ इक्वल टू w डिवाइडेड बाय g, 40 डिवाइडेड बाय 10, इट इज़ 4 किलोग्राम। लेफ़्ट साइड पे हम 4 किलोग्राम का मास, 4 किलोग्राम का ब्लॉक सस्पेंड करें तो हमारा ये रॉड बैलेंस कंडीशन में चला जाएगा। और ये ऑब्वियस था कि इसकी मोमेंट आर्म ज़्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए हमें मास दूसरे मास से कम ही लगाना पड़ेगा। ये 10 kg था, दूसरी साइड पे 4 kg का मास लगाया है। ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर था, इस साइड पे मोमेंट आर्म 50 सेंटीमीटर है।